नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। भारत में रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। लगातार युद्ध भूमि से मैं आपको एक एक रिपोर्ट दिखा रही हूं। आज मैं पश्चिम एशिया के जॉर्डन में मौजूद हूं। वो पश्चिम एशिया जिसका कोई देश लगभग अछूता नहीं रहा है ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे, लेकिन जिस तरीके से तनाव और युद्ध लगातार हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, सवाल सबके मन में है कि कहीं ये परमाणु तबाही तक जाकर तो नहीं रुकेगा। जिस वक्त ईरान अपनी मिसाइल पावर का लोहा मनवा रहा है, ईरान की मिसाइलें इजराइल के हाइफा तक पहुंचने में कामयाब हो रही, इसी दौरान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल होता है। One question: Why didn't you tell U.S. allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about. ट्रंप से ये सवाल जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची की मौजूदगी में पूछा गया, जो उनसे मिलने आए। सवाल पूछे जाने के दौरान वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ट्रंप के जवाब से अचानक सन्न रह जाती हैं। One thing you don't want to signal too much, you know, when we go in, we went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद अचानक 79 साल के ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक तंजिया लहजे में ऐसी बात कह डाली जिसकी उम्मीद जापान की प्रधानमंत्री को सपने में भी नहीं रही होगी। Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कमरे में बड़ी खामोशी छा गई। साने ताकाइची का चेहरा देखने लायक हो जाता है, लेकिन ट्रंप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, You believe in surprise, I think much more so than us, and we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise. घर आए मेहमानों को शर्मिंदा करना डोनाल्ड ट्रंप की आदत में शुमार रहा है, लेकिन ईरान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने पर्ल हार्बर की याद क्यों दिलाई है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को यह बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारा हाल भी हिरोशिमा नागासाकी वाला होगा, जिसकी शुरुआत अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमले से हुई थी। अमेरिका का ये जापान पर हमला ही था जिसके बाद उसने घुटने टेक दिए थे। सवाल है कि क्या ईरान को रोकने के लिए ट्रंप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, जो टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बावजूद पश्चिम एशिया को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की क्षमता कमजोर हो चुकी है। नेतन्याहू के इस दावे को ईरान ने तुरंत खारिज करते हुए याद दिलाया कि जलता हुआ पश्चिम एशिया उसकी मिसाइल पावर के सुरक्षित होने का सबूत है। ईरान की तरफ से अपनी ताकत का सबूत दिखाने के लिए 66वें राउंड का हमला शुरू किया गया। ईरान ने मिसाइलों के जरिए इजराइल पर 66वें राउंड के हमले किए, जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइल हमले ईरान की ओर से रात में किए गए। ईरान की यही वो ताकत है जिसे काबू किए बगैर अमेरिका और इजराइल जीत का ऐलान नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि ईरान में इसे जाकर खत्म करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में सेना उतारने की योजना बना रहे हैं, जो सीमित ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सके। अमेरिकी मीडिया और न्यूज मैक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को मजबूती देने के लिए हजारों नेवी मरीन और जंगी जहाजों की तैनाती में अभूतपूर्व तेजी ला दी है। ये तैनाती सामान्य नहीं, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों को अपनी छुट्टियां रद्द कर समय से पहले ही मिशन पर रवाना होने के आदेश दिए गए। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा है बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11th मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट। इंडो पैसिफिक के रास्ते मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहे इस बेड़े में यूएसएस बॉक्सर जैसा विशाल एम्फीबियस असॉल्ट शिप शामिल है, जिसके साथ यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक जैसे युद्धपोत भी चल रहे हैं। करीब 4000 मरीन सैनिकों का ये जत्था सिर्फ संख्या बल में ही बड़ा नहीं है, बल्कि F-35 लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों और जमीन पर हमला करने वाले अत्याधुनिक एम्फीबियस वाहनों से लैस है। सवाल है कि क्या इसीलिए नेतन्याहू की तरफ से जल्द ईरान को घुटनों पर लाने का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि युद्ध का ज्यादा लंबा खींचना अमेरिका और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। राजनीतिक रूप से भी ट्रंप के लिए ये घाटे का सौदा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल के दाम आसमान छुएंगे, जिसका नतीजा दुनिया भर के देशों के उन पर दबाव के तौर पर आएगा। ऐसे में ट्रंप ऐसा कुछ बड़ा सरप्राइज अटैक कर सकते हैं जिससे ईरान एक झटके में घुटनों पर आ जाए। और बड़ा सवाल है कि क्या इसीलिए ट्रंप पर्ल हार्बर का जिक्र करने लगे हैं।
समय एक बहुत बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। इजरायल ने ईरान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इजरायल ने ईरान की बसीज मिलिशिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको मार दिया है। तेहरान में इजरायल की वायुसेना ने एक सटीक हमला किया है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमने देखा इससे पहले भी बहुत ही स्पेसिफिक ऑपरेशंस में इस तरह की वायुसेना की तरफ से जो स्ट्राइक किए जा रहे हैं उसके जरिए अलग अलग जो लीडरशिप है उसको खत्म किया जा रहा है। अब बसीज मिलिशिया के इंटेलिजेंस चीफ को मार गिराने की बात इजरायल की तरफ से आ रही है। ईरान के लिए एक और बड़ा झटका है ये। अगर अमेरिका जल्द ही इस युद्ध को खत्म नहीं कर पाया तो उसकी अपनी सेना के कमजोर होने की गुंजाइश बन रही है, उसकी अपनी सेना के कमजोर होने के आसार बन रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है, देखिए। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. खुद को शांति का मसीहा दिखाने की हड़बड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोला। बार बार नष्ट हुए लड़ाकू विमानों के अलग अलग नंबर बताए, लेकिन वही ट्रंप सिर्फ 21 दिनों में अपने 16 लड़ाकू विमानों के गिराए जाने पर खामोश हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। The war itself is being prosecuted as well as anybody has ever seen. सवाल है कि अगर अमेरिका इतना ही बेहतर युद्ध लड़ रहा है तो अमेरिका ने फिर 1-2 नहीं बल्कि 16 लड़ाकू विमान क्यों गवा दिए? अमेरिका को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हो गया? डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुई जंग में लड़ाकू विमानों के गिरने के सबूत न दिए हों, लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रतिष्ठा को तार-तार करने वाला सबूत दुनिया को दिखाया है, जिससे अमेरिका का घमंड चूर-चूर हो गया। IRNA सरकारी मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में एक लड़ाकू विमान दिखता है जो आसमान में उड़ रहा है। तभी अचानक इस पर मिसाइल से हमला होता है, जोरदार विस्फोट और तस्वीर खत्म हो जाती है। ईरान ने इस तस्वीर के साथ जो दावा किया वो अमेरिका को शर्मिंदा करने के लिए काफी है, क्योंकि उसका कहना है कि उसने जिस अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया वो F-35 है। वही F-35 जो अमेरिका का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका इसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान बताता है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। ईरान दावा करता है कि उसने पहली बार अमेरिका के सबसे महंगे F-35 स्टेल्थ फाइटर पर हमला किया है। CNN के मुताबिक इस हमले के बाद F-35 लड़ाकू विमान को पश्चिम एशिया के एक अमेरिकी एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिका को यह झटका ऐसे वक्त में लगा जब उसकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो रही है। ईरान को झुकाने में अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट में 4 लड़ाकू विमान और 12 MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल हैं। एक MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए है, जिन्हें ईरान और दूसरे दुश्मनों के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी जंग के पहले 14 दिनों में ही अपने 4 लड़ाकू विमान गंवा चुका था, जिसमें 3 F-15 लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा KC-135 अमेरिकी विमान भी इराक में हादसे का शिकार होते दुनिया देख चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात अमेरिका की तरफ से इन विमानों को गंवाने के लिए दिया गया कारण है। अमेरिका का कहना है कि उसके 3 F-15E कुवैत की तरफ से गलती से हमला करने की वजह से गिरे और इराक में KC-135 के ढेर होने को भी अमेरिका हादसा बताता है। 12 MQ-9 रिपर ड्रोन को लेकर यही बात दोहराई। सवाल ये कि दूसरों के लड़ाकू विमान गिर जाए तो झटका और अपना गिर जाए तो हादसा, ये कैसे हो सकता है? अमेरिका भले ही कुछ भी कहे, लेकिन ईरान की ताकत को आंकने में उससे भूल हो गई। तभी तो जिस ईरान के पास मजबूत वायुसेना नहीं, जिसके आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो, उसे अब तक घुटनों पर लाने में अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। ऊपर से अमेरिका को इस जंग में अपने ही लड़ाकू विमान खोने पड़ रहे हैं। एक KC-135 की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। एक F-15 900 करोड़ का आता है। वहीं 12 MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत 3000 करोड़ रुपए है। इस तरह अमेरिका को 16 लड़ाकू विमान गंवाने में 5000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें ईरान की तरफ से उड़ाए गए अमेरिकी 12 रडार शामिल नहीं है, जिन्हें ईरान ने पश्चिम एशिया में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर खत्म कर दिया। ईरान ने कतर में अर्ली वार्निंग रडार से लेकर UAE में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उड़ाने का काम किया। रडार को लेकर अमेरिका को झटका सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन तक लगा है। यानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
सवाल है कि क्या इसी बदनामी से बचने के लिए अमेरिका अपने 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खोने की असली वजह नहीं बता रहा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल F-35 को लेकर है, जिसे उड़ाने के लिए क्या ईरान ने अपना घातक हथियार इस्तेमाल किया है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि IRGC के टॉप 5 अधिकारियों का पोस्टर जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से, और उसका कहना है कि जो भी IRGC के इन 5 अफसरों की जानकारी देगा उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। भारतीय रुपयों में अगर हम $10 मिलियन समझें तो लगभग 93 करोड़ रुपए होता है। अब देखिए, अमेरिका को पहले ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आर्थिक रूप से, और उसमें अब इस इनाम की बात। ईरान कोई इराक जैसा छोटा देश नहीं है और उसकी सीमाओं को भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दो तरफ से उसे घेरे हुए हैं, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि समुद्र पर भी कब्जा ईरान के क्षेत्र में कितना कठिन हो जाता है। अब अगर इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान में वो ज़मीनी इन्वेजन कर सकें, तो क्या वो किसी सरप्राइज अटैक के रूप में हो सकता है, और अगर हाँ तो फिर कहां से? क्या ईरान ने खुद भी जमीनी लड़ाई का अंदेशा भांप कर तैयारी शुरू कर दी है और खुली चेतावनी दी जा रही है? ईरान अपने इस वीडियो के साथ ये धमकी इजराइल और अमेरिका को दे रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या हमला अब ईरान में जमीन पर सेना उतार कर होगा। लेकिन सवाल है कैसे, जबकि ईरान के पास पहाड़ वाली अपनी सुरक्षा की एक पूरी सेना है। कैसे, इसे ग्राफिक्स से समझिएगा। ईरान के पश्चिम में जागरोत पर्वतमाला है जो तुर्की इराक बॉर्डर से शुरू होकर फारस की खाड़ी तक जाती है। एक ऐसी कुदरती ढाल जिसे भेदना मुश्किल है। इसकी मिसाल 10 साल तक चला ईरान इराक का युद्ध है। ईरान के खिलाफ इराक को अमेरिका ने हथियार और पैसा दिया, लेकिन सारी ताकत लगाने के बावजूद इराक की सेना जागरोत दर्रे में अटक गई। इस पर्वत को पार नहीं कर सकी। जागरोत पर्वत पश्चिम में है तो उत्तर में अल्बोर्ज पर्वतमाला है, जो उतनी ही दुर्गम और दुरूह पहाड़ियां हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं है। अब सवाल है कि क्या ऐसी हालत में अमेरिका या इजराइल के सैनिक ईरान की धरती पर उतरकर किसी तरह का सरप्राइज हमला कर पाएंगे? अगर हाँ तो फिर कहां से? अगर अमेरिकी और इजरायली फौजें जमीनी ऑपरेशन में उतरती हैं तो उनके लिए कुर्दिस्तान का इलाका एक रास्ता माना जाता है। ईरान की पश्चिमी सरहद, ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों में जलती विद्रोह की आग जो पिछले 40 साल से कहते हैं बुझी नहीं। ये इलाका है रोज हालात यानी ईरानी कुर्दिस्तान। तेहरान के लिए जगह एक टाइम बम है और वॉशिंगटन के लिए सुनहरा मौका। युद्ध की एक नीति है कि ईरान के अंदर ही ईरान का दुश्मन खड़ा किया जाए। कुर्द लड़ाके जिन्हें अपनी मिट्टी और छापामार जंग की रग रग का पता है, वो अमेरिकी फौज के लिए आंख और कान का काम कर सकते हैं। अगर अमेरिका को ईरान की धरती पर कदम रखना है तो कुर्द उनके सबसे बड़े गाइड और सबसे घातक प्रॉक्सी साबित हो सकते हैं। लेकिन असली खेल इजराइल का है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के तार कुर्दों से पुराने से जुड़े हैं। जानकारों के अनुसार इजराइल और अमेरिका एक ऐसे डेथ ट्रैप पर काम कर रहे हैं जहां कुर्द लड़ाके जमीन पर कोहराम मचाएंगे और ऊपर से अमेरिकी एयरफोर्स उन्हें कवर फायर दे सकती है। तो फिर युद्ध की उस तस्वीर की कल्पना कीजिए जहां पर जमीन पर हजारों कुर्द बागी होंगे, आसमान में इजराइल और अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट। ये वही डबल अटैक होगा जिसका तोड़ शायद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास ना हो। ट्रंप जानते हैं कि कुर्द लड़ाकों को हथियार और एरियल सपोर्ट देना खुद की सेना उतारने से कहीं ज्यादा सस्ता और असरदार है। ये एक ऐसी प्रॉक्सी वॉर होगी जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका भले ही खुलकर उनका ईरान में इस्तेमाल किए जाने की बात से कन्नी काटता आया हो, लेकिन युद्ध के शुरुआती वक्त में ही व्हाइट हाउस ने यह माना कि इराक में मौजूद कुर्द नेताओं से ट्रंप ने बात की है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पहले ही कहा जा चुका है कि अमेरिका और इजराइल हमला शुरू होने से 6 दिन पहले इराक में पनाह लिए हुए 5 नाराज कुर्द ईरानी गुटों ने ईरान से लड़ने के लिए कोएलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेज ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान बनाने का ऐलान किया था। इन कुर्द गुटों के पास ईरान इराक बॉर्डर पर हजारों सैनिक है और ये अहम इलाकों को कंट्रोल करते हैं। एक गुट के करीबी सूत्र ने तब ये दावा किया कि हाल के हफ्तों में कुर्द ईरानी गुटों ने सरकार की सेना के खिलाफ हमले की तैयारी के तहत बॉर्डर के इराकी तरफ के कैंप से अपने सैकड़ों सदस्यों को ईरान की तरफ भेजा है। ईरान को अमेरिका के इस प्लान की शुरुआत से खबर है, इसीलिए युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद इराक में कुर्द लड़ाकों के इलाके में ईरान ने मिसाइल दाग दी थी।
और अमेरिका के साथ कुर्द लड़ाके लगातार काम करते आए, चाहे वो इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा संभालना, या फिर ईरान में इस्लामिक शासन के विरोध में हथियार उठाना। हो सकता है कि अमेरिका की योजना बिना सैनिक उतारे ईरान पर कब्जे की हो और इसके लिए रणनीति सीधी है, हवाई हमलों से ईरान की सेना को कमजोर किया जाए और जमीन पर कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल हो। लेकिन क्या ये प्लान सफल हो सकता है? युद्ध जितना बढ़ता जा रहा है, सीधे तौर पर इससे इन्वॉल्व देशों में ही संकट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आर्थिक व्यवस्था के चरमराने का भी बन रहा है। महायुद्ध की आग ने बुधवार रात से ही दुनिया को महंगाई बम की टिक टिक सुनने के लिए लाचार कर दिया है, जिसका खतरा अब लगातार बढ़ने लगा है। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल का दाम, जो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत तय करता है, वो 156.29 डॉलर प्रति बैरल हो चुका है। रुपया 82 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.71 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। हालत ये कि आरबीआई के अनुसार 13 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.052 अरब डॉलर घटकर 709.759 अरब डॉलर रह गया। ये तीन चिंता की खबर और असर अब आम आदमी तक पहुंचने लगा, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में ही जहां पहले कमर्शियल सिलेंडर 146 रुपए महंगा करना पड़ा, घरेलू सिलेंडर के दाम पहले 60 रुपए तक बढ़ चुके हैं, वहीं अब केवल शुक्रवार को ही प्रीमियम पेट्रोल 2.35 रुपए प्रति लीटर देश में महंगा हो गया है। इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिया गया है। जोमेटो ने डिलीवरी फीस 2 रुपए 40 पैसे प्रति सर्विस बढ़ा दी है। सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ी, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद से जनता को अपने तेल के दाम की चिंता होने लगी। दूसरा पेट्रोल है, सामान्य पेट्रोल है, क्या उसे लेने वाले लोगों के मन में डर है? सर, आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि प्रीमियम की कीमतें बढ़ गई, तो जो सामान्य पेट्रोल, जो सादा पेट्रोल हम डलवाते हैं, इसको लेकर के आपको डाउट है क्या मन में कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के कंडीशंस हैं, इसकी कीमत पर तो ऐसा पड़ सकता है? पढ़ना तो चाहिए। अच्छा, मतलब डर है आपको? डर है, क्योंकि जितनी वॉर चलेगी उतना प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी सर, होगा सादा डलवाते हैं हम लोग। वैसे तो युद्ध है, कोई किसी की गलती तो है नहीं इसमें, किसी देश की। एक युद्ध के कारण सभी देशों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को नहीं वो कर सकते टारगेट। इतना तो मुश्किल हो जाएगा जितना वध रहा, जितना गैस का भी वधी है, पेट्रोल भी वध रहा है। इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ने का सीधा तो नहीं, लेकिन रिश्ता आम लोगों से जरूर है, क्योंकि पूरे भारत में इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर प्रीमियम पेट्रोल की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। लोहा, स्टील, सीमेंट, केमिकल फैक्ट्री, यहाँ डीजल जनरेटर इंडस्ट्रियल डीजल से चलता है। होटल, अस्पताल बिजली कटने पर बड़े डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सड़क निर्माण, मेट्रो प्रोजेक्ट और बड़ी इमारतों के निर्माण में लगी मशीनें जैसे बुलडोजर और क्रेन इसी डीजल से चलते हैं। इस महंगाई के आते जख्म पर छिड़के जाते अब नमक को भी समझिए। इजराइल और अमेरिका कहते हैं कि ईरान ने फिर किसी तेल गैस डिपो रिफाइनरी पर हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं, और ईरान कह रहा है कि उसके पास खुफिया जानकारी है। दावा ये कि इजराइल ही सऊदी अरब के अरामको जैसे प्लांट पर हमला करके ठीकरा ईरान पर फोड़ सकता है। मतलब ये डर लगातार बना हुआ है कि लड़ेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका, और भुगतेगी पूरी दुनिया। तेल को लेकर ईरान की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, यानी कि दुनिया को जो सप्लाई है उसे बाधित करने का, उसके खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया रास्ता तय किया है और खाड़ी के बाकी देशों से इसे शेयर किया है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। मिसाइल हमला कर ईरान एक तरफ अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके नए सर्वोच्च नेता का संदेश सरकारी टीवी चैनल पर पढ़ा जा रहा है, ताकि जनता को भरोसा दिया जा सके अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टर पर मुस्तफा खामनेई का एक वीडियो जारी किया जाता है, जिसमें मुस्तफा एक धार्मिक शिक्षण सत्र में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो पुराना लगता है, लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद जिस तरह से मुस्तफा सामने नहीं आए, उसके बाद उन्हें लेकर चलती अटकलों के बीच ये वीडियो बहुत अहम हो जाता है। मुस्तफा की सेहत को लेकर होते सवालों के बीच ईरान का सरकारी टीवी चैनल अपने नेता के वीडियो का सहारा लेता है, बताता है कि अमेरिका और इजराइल भी मिलकर उनकी सत्ता को हिला नहीं पाए। ईरान की मौजूदा सरकार को पता है
अगर जंग खत्म होने तक वो अपनी जड़ें बचा ले गए तो फिर जीत का ऐलान करना आसान होगा। इसीलिए ईरान की कोशिश जंग को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसके लिए वो चाबी बनकर उभरा है जिसने अमेरिका पर दबाव बनाने का काम किया है। दावा है कि अब उसने वसूली भी शुरू कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित गुजरने के लिए तेल टैंकर कंपनी ने ईरान को $2 मिलियन दिए हैं। ईरान कुछ चुनिंदा जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत दे रहा है। शिपिंग उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि ये कदम ईरान ने इस रणनीतिक जल मार्ग पर नियंत्रण दिखाने के लिए उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने एक ऐसी बार्गेनिंग चिप बना लिया जिसका जवाब अब तक ना तो अमेरिका के पास है न इजराइल के। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेतन्याहू ने दुनिया को तेल का नया रास्ता सुझाया है। अभी एशिया की तेल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर ही आती है, लेकिन इसे ईरान ने बंद कर दिया। इसके विकल्प के तौर पर सऊदी अरब ने यानबू तक तेल की पाइपलाइन बिछाई। इसके जवाब में ईरान समर्थक हूती ने बाब अल मदेव से गुजरने वाले तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दी। अगर खाड़ी देश इजराइल तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचा दे तो फिर से नए रास्ते से तेल सप्लाई की जा सकती है, और ऐसा अगर होता है तो फिर तेल की सप्लाई को बाधित करने की ईरान की एडवांटेज खत्म हो जाएगी। हालांकि ये रास्ता लंबा होगा और जहाज को पूरा अफ्रीका घूम कर आना पड़ेगा, इसीलिए इस पर सभी देश सहमत होंगे कहा नहीं जा सकता है। तो इजराइल पर कितना असर पड़ रहा है? ईरान की तरफ से आते हुए बमों से इजराइल को कितना खतरा महसूस हो रहा है इस समय? क्या क्लस्टर बमों को से निपटने के लिए इजराइल के पास कोई रणनीति है? इजराइल की एयर डिफेंस कितनी इस समय कारगर है? ईरान की मिसाइलें कितना नुकसान पहुंचा रही है? इन सभी सवालों को मैंने सामने रखा आईडीएफ के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन के। ईरान ने युद्ध के 21वें दिन मिसाइल वॉर की, लेकिन क्या ईरान की 10 में से 1 मिसाइल ही हमले में पास हो पा रही? क्या इजराइल पर हमले में फेल होते ईरान ने युद्ध की नई रणनीति बनाई है? क्या ईरान की सबसे बड़ी ताकत ही इजराइल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है? महायुद्ध के बीच इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इजराइल से ही रिपोर्ट करती श्वेता सिंह सीधे इजरायली सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट बेन कोहेन से पूछ कर देने जा रही हैं। इसलिए सबसे पहले देखिए ईरान ने जब युद्ध में नया हमला किया तो किसे निशाना बनाने का दावा किया। ईरान कहता है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर अटैक किया जा रहा है। ईरान कहता है कि अल वफा बेस पर हमला किया गया है। ईरान कहता है कि उसने इजराइल से जुड़े रडार और एयर डिफेंस साइट पर अटैक किया। सवाल है कि फिर ईरान की रणनीति क्या है, क्योंकि 21 दिन के भीतर ईरान के निशाने पर इजराइल है, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस है, खाड़ी देश की तेल गैस रिफाइनरी है और होर्मुज में अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाज रहे हैं। ऐसे युद्ध में आगे ईरान के कौन से हथियार सामने आ सकते हैं, कौन सी नई रणनीति हो सकती है? इजराइल में श्वेता सिंह ने इसका जवाब डिफेंस फोर्स के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन से लिया है। ये जो युद्ध चल रहा है इसमें जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, हमारे साथ आईडीएफ के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन इस समय जुड़ रहे हैं। What do you make of the targets that Iran is trying to attack? Well, look, the Iranian terrorist regime is just that, a terrorist regime. देखिए, ईरानी आतंकवादी शासन बस एक आतंकवादी शासन है और वे नागरिक ठिकानों पर हमला करना चाहते हैं। यही उनका तरीका है। वैसे ये सिर्फ एक संदेश नहीं है जो मैं जोर से कह रहा हूँ। ये पर्दे के पीछे की ठोस खुफिया जानकारी है जो हमारे पास है। वो बंद दरवाजों के पीछे बैठकर अपने फैसले लेते हैं कि कैसे कार्रवाई करनी है। वो नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और वे ऐसा हर जगह कर रहे हैं, न केवल इजराइल में बल्कि पूरे मध्य पूर्व में। लेकिन ईरान जब अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलें सीधे इजराइल पर दागने का वीडियो जारी करता है तो नैरेटिव ये नजर आता है कि मानो ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया। लेकिन क्या ये पूरा सच नहीं? क्या इजराइल के खिलाफ दागी जा रही मिसाइल आसमान में ही डिफेंस सिस्टम के हाथों ध्वस्त हो जाती हैं? इसीलिए युद्ध में ईरान मिसाइल के साथ क्लस्टर बम लगाकर हमला कर रहा है। Would you say for sure that it is basically the cluster bombs that they are relying on? So a lot of what they're firing is cluster bombs. वो जो जिससे भी हमला कर रहे हैं उनमें से बहुत कुछ क्लस्टर बम है। ये वास्तव में एक युद्ध अपराध है। वे ऐसे क्लस्टर बम दाग रहे हैं जो फट जाते हैं। ये एक मिसाइल है जिसका वॉरहेड हवा में लगभग 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 15 या 20 छोटे बमों में टूट जाता है और फिर ये छोटे बम नागरिक क्षेत्रों में फैल जाते हैं। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि वे इन छोटे बमों से दहशत फैलाना चाहते हैं। वे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाना चाहते हैं और इससे इजराइल के अंदर नागरिक मारे गए हैं।
इजराइल के लेफ्टिनेंट जो बातें कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि इजराइल में 2 तरह का नुकसान हमले में 21 दिन के भीतर नजर आया है। एक नुकसान दिखता है जहां क्लस्टर बम गिरने से अपार्टमेंट्स के भीतर नुकसान हुआ। ये बिल्डिंग का केवल एक हिस्सा है जहां ये क्षति हुई दिखती है। दूसरा इस तरह का गड्ढा दिखता है जिसकी वजह किसी ईरानी मिसाइल को नष्ट करने के बाद उसका मलबा गिरने से बताया जाता है। आसमान में जो आतिशबाजी की तरह या कहें कि दिवाली का अनार फूटने जैसी रोशनी की तरह जो आपको विस्फोटक नजर आता है, ये वो क्लस्टर बम है जिसे मिसाइल में लगाकर ईरान छोड़ता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च तक ईरान ने इजराइल पर 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि शुरुआत में रोजाना दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन इजरायली अधिकारी दावा करते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले वाली 90% से ज्यादा मिसाइलों को रोक दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि 21 दिन के भीतर केवल 17 से 30 मिसाइल इजराइल में अपने टारगेट तक पहुंचाने में ईरान कामयाब हो पाया। यानी जब ईरान लगातार अपनी खुर्रमशहर, सेजिल, कद्र, फतह जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलें हमले में इस्तेमाल करके भी इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं कर पाया, तो वो क्लस्टर बम के सहारे लड़ने लगा। We've been saying that there are a lot of cluster bombs have actually hit their targets, not much of a damage here. But is there a change in tactic or something about the air defense that is being done by the IDF? Well, look, the IDF values civilian lives. IDF नागरिकों के जीवन को महत्व देता है और हमारे पास अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। इसकी शुरुआत ईरानी क्षेत्र से होती है, जहां हम इस पूरे अभियान ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर व्यवस्थित रूप से हमले कर रहे हैं। हम उनके गोदामों, उनके विनिर्माण स्थलों और उनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों और ऑपरेटर्स को निशाना बना रहे हैं। जब वे हम पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की कोशिश करते हैं तो यह पहला कदम है। एक और बड़ी खबर है, नेटो देशों पर फिर से भड़के हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेटो के देश सिर्फ कागजी शेर। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आरोप सभी नेटो के देशों पर लगाया है और कहा है कि सब सिर्फ कागजी शेर हैं, बातों के शेर हैं। नेटो देशों को ट्रंप ने कायर बताया है। हॉर्मुज पर नेटो देशों के अलग होने से, यानी कि सहायता के लिए आगे न आने से भड़क गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेटो के देश केवल कागजी शेर, ये बड़ा आरोप, ये बड़ा आक्षेप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया जा रहा है। 2 मोर्चों पर इस समय इजराइल की लड़ाई चल रही है। एक मोर्चे पर उसे लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ना है, दूसरी तरफ उसे ईरान से लड़ना है। हिजबुल्लाह की तरफ से आते हैं रॉकेट्स, ईरान की तरफ से आती हैं मिसाइलें। इस सब के बीच क्या है इजराइल की और जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसकी रणनीति? देखिए। The second step is our multi-layered aerial defense system. We have दूसरा कदम है हमारी बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली। हमारे पास विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के कई तरीके हैं और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनकी मिसाइलें, रॉकेट और यूएवी इजरायली क्षेत्र तक न पहुंच सकें। एक बार जब वे यहां पहुंच जाते हैं तो हमारे पास एक घरेलू मोर्चा कमान है। आईडीएफ की एक बहुत ही अनूठी बात यह है कि हमारे पास एक घरेलू मोर्चा कमान है जिसका प्राथमिक लक्ष्य हमारे नागरिकों की रक्षा करना, उन्हें खतरे से बाहर निकलने के उचित निर्देश देना, उचित समय पर बम शेल्टर में जाने के निर्देश देना है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। तो आप जानते हैं कि हमारे पास वह बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। इसने अब तक काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जाहिर है कई नागरिकों की जान गई है। ये एक त्रासदी है। हम हर नागरिक की जान को त्रासदी मानते हैं और इसे कम से कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। So when Iran says that wait for us, there is a bigger ballistic missile coming, a lethal bomb coming, the IDF is ready to tackle all of that. Look, if you asked any Israeli civilian, over many years. तो देखिए, अगर आप किसी भी इजरायली नागरिक से पूछेंगे तो आप जानते हैं कई सालों से हम ईरानी आतंकवादी शासन और इजराइल को नष्ट करने की, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के, उनके विभिन्न तरीकों और उनके द्वारा बताए गए सभी हथियारों के बारे में बात करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरानी शासन ने कभी सोचा होगा कि हमारी उपलब्धियां इतनी ऊंची होंगी और उनकी उपलब्धियां इतनी कम। क्लस्टर बमों का उनका इस्तेमाल, जैसा कि हम देखते हैं, किसी तरह का प्रभाव पैदा करने का उनका सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करने में सफल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए वे यह युद्ध अपराध करते हैं। वे क्लस्टर बम दागते हैं। वे चाहते हैं कि यह नागरिक क्षेत्रों में फैल जाए, क्योंकि यही उनके लिए कुछ करने का सबसे अच्छा मौका है। What about Hezbollah? There was an intensified threat that they'll be firing more rockets towards the north. So
Hezbollah, it's important to say, is an Iranian proxy. All right, they've been. ये बताना जरूरी है कि हिजबुल्लाह ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है। पिछले एक साल में ही ईरान ने उन्हें लगभग $1 अरब की फंडिंग दी है और उनका मकसद इजराइल को उसकी सीमाओं से ही नष्ट करना है। हम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम उन्हें अपने नागरिकों को निकालने की इजाजत नहीं दे सकते। 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्लाह ने एक अन्य ईरानी प्रॉक्सी संगठन के ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला किया था, तब हमने 60,000 से ज्यादा नागरिकों को उनके घरों से निकाला था। अब जब हिजबुल्लाह इस ऑपरेशन के दूसरे दिन ही शामिल होने का फैसला करता है और हम पर गोलीबारी शुरू कर देता है, तो हम समझते हैं कि हम उन्हें उस मोर्चे पर मौजूद रहने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कई तरह के खतरे हैं जिनमें एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं। एंटी टैंक मिसाइल कई किलोमीटर दूर से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नहीं होती। आपके पास कुछ ही सेकंड हैं और फिर आपको नीचे उतरना होगा, इसलिए हम उन्हें पीछे हटा रहे हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीमा पर मौजूद तत्काल खतरे को खत्म कर रहे हैं। कुछ दिन तक हिजबुल्लाह ज्यादा गोलीबारी करता है और कभी कम, लेकिन हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस खतरे को खत्म करने के लिए अपना अभियान जारी रखेंगे। Thank you so much for talking to us. बड़ी खबर इस समय आ रही है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कज़विन और पश्चिमी राज्यों में जासूसी के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस युद्ध की शुरुआत से याद करिए कि इजराइल के लिए कितने लोग जासूसी कर रहे हैं, उसको लेकर ईरान ने अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि वो दबिश शुरू करेगा। 45 लोगों की अब गिरफ्तारी हुई है जो पश्चिमी राज्यों से पकड़े गए हैं। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग ईरान की सीमा की जानकारी विदेशी ताकतों को दे रहे थे। बड़ी खबर इस समय की, ईरान का क्रैकडाउन उन सभी जासूसों पर। इस जंग के बीच ईरान की महिला फुटबॉल टीम को लेकर दुनिया चिंतित है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इनकी कई खिलाड़ियों ने शरण मांगी थी, बिना हिजाब के वो खेलते दिखी थी। अब वो टीम वापस ईरान लौट आई है, उनका जोर शोर से स्वागत हुआ है, लेकिन दुनिया में कई लोगों को ऐसी आशंका है कि ये केवल कहीं एक दिखावा न हो। ईरान अपने खिलाड़ियों को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। ईरान ने 19 साल के अपने एक रेसलर को फांसी दे दी। इसके बाद सवाल उनकी महिला टीम को लेकर है कि रेसलर को तो ईरान ने फांसी दे दी, अब महिला टीम का क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण कोरिया के साथ मैच के दौरान ईरानी महिला टीम ने वहां के राष्ट्रगान पर चुप रहकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसे ईरान सरकार के विरोध पर देखा गया, लेकिन इसके बावजूद इस महिला टीम के ईरान लौटने पर उनका जिस तरह से स्वागत किया गया, उसके बावजूद ईरान को लेकर आशंका खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो ईरान के महिला फुटबॉलर भले कुछ भी कहें, लेकिन विरोध करने वालों का ईरान में एक ही अंजाम होता है। इसकी ताजा मिसाल ये रेसलर है। ईरान ने 19 साल की उभरते हुए इंटरनेशनल रेसलिंग स्टार सालेह मोहम्मदी को गुरुवार सुबह फांसी पर लटका दिया। सालेह मोहम्मदी ईरान की कुश्ती परंपरा का एक उभरता हुआ चेहरा थे, लेकिन मौजूदा व्यवस्था ने इस नौजवान रेसलर की पहचान मुहारे यानी खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली की बना दी। आरोप लगे और फांसी दे दी गई। ईरान के कानून में सजा की मौत सिर्फ एक ही है, फांसी। सरकारी मीडिया का दावा है कि 8 जनवरी को कोम शहर में इन तीनों ने तलवारों और चाकुओं से पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, जबकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये बयान दबाव में लिए गए। सालेह मोहम्मद की फांसी ने न केवल ईरान बल्कि दुनिया के खेल प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। डर इस बात का है कि जेल में बंद दूसरे खिलाड़ी भी इसी तरह न्यायिक कत्ल का शिकार न हो जाए। सबसे ज्यादा डर महिला टीम को लेकर है, जिनकी कई महिला खिलाड़ी सरकार विरोधी तेवर को सार्वजनिक करने के बावजूद ईरान लौटी है। सवाल है कि उनका अब क्या होगा, जिनकी सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक चिंता जाहिर कर चुके हैं। ब्रिस्बेन रोर जैसे ए लीग क्लब के साथ इन खिलाड़ियों की बिना हिजाब के ट्रेनिंग करते हुए तस्वीरें वायरल हुई, जो ईरान की सख्त पाबंदियों के खिलाफ उनकी आजादी का संकेत है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में 7 खिलाड़ियों ने शरण मांगी थी, लेकिन 5 ने आखिरी वक्त पर फैसला बदल दिया। संदेह जताया जा रहा है कि ईरान सरकार ने उनके परिवारों के जरिए उन्हें मजबूर किया है। बाकी दुनिया की तरह ईरान में खिलाड़ी नौजवानों के आदर्श होते हैं, लेकिन ईरान में जब कोई मशहूर खिलाड़ी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। सालेह मोहम्मदी की फांसी को इसी असर को खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी ईरान में मशहूर पहलवान नाविद अफकारी को फांसी देकर दुनिया को चौंका दिया था। शासन का संदेश साफ है, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, अगर आप व्यवस्था को चुनौती देंगे तो अंजाम फांसी का फंदा होगा। ऐसे में सवाल है कि ईरान की सरकार इस महिला टीम के साथ क्या करेगी, जिनकी वजह से ईरान में मानवाधिकार हनन का मुद्दा दुनिया भर में छा गया है। रमजान के बीचों बीच शुरू हुआ ये युद्ध ईद तक चलेगा।
लोग सोच रहे थे कि काश ऐसा न हो, लेकिन ईद का त्यौहार आ गया। ईद का त्यौहार खाड़ी देशों में आज मनाया जा रहा है। हालांकि जैसे जॉर्डन में भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन बेरूत में, लेबनान में पूरी तरीके से सन्नाटा है। देखिए मेरे सहयोगी अशरफ वानी की ये रिपोर्ट। खाड़ी के सभी देशों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मैं इस वक्त लेबनान के बीरूत शहर में खड़ा हूं, जो कि राजधानी है इस शहर की, और इस बीच जो है यहाँ पर भी आज सुन्नी मुसलमान ईद मना रहे हैं, जबकि शिया मुसलमान ईरान के साथ कल ईद मनाएंगे। लेकिन अब की बार ईद में हर तरफ सन्नाटा है। कोई फेस्टिविटी, कोई हम कहें कि कोई उत्साह लोगों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इस बीरूत, सेंट्रल बीरूत के उस इलाके में हूं जहां 2 दिन पहले एक ऊंची इमारत को ज़मींदोज़ किया गया था। सिर्फ इसी इमारत को नहीं, अगर हम पीछे कुछ गलियों को छोड़ेंगे तो करीब 5 ऐसी इमारतें हैं जिन पर एक के बाद एक बुधवार को हमले हुए थे और 12 लोग उन हमलों में मारे गए थे। और अगर पिछले 20 दिन की बात करें, 900 से भी ज़्यादा लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं, जबकि 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो आपदा इस देश पर अब खड़ी हुई है वो यही है कि करीब इस देश की 10 लाख आबादी बेघर हो चुकी है, जिन्हें इजराइल की तरफ से घर छोड़ने के लिए कई दिन पहले आदेश जारी किया गया, जिनमें बीरूत शहर का भी एक सबसे बड़ा हिस्सा यानी साउथ सबर्ब, गुंजान आबादी वाला इलाका भी शामिल है। कई लोग रिश्तेदारों के यहाँ हैं, कई लोग स्कूलों में हैं, कई शेल्टर होम्स में हैं, और कई सारे लोग सड़कों पर अपनी रातें अब बिता रहे हैं। और जाहिर है तो ईद अगर होगी तो क्या होगी और कैसी होगी, और यही कारण है कि सभी खाड़ी के देशों के साथ साथ यहाँ लेबनान में भी लोगों ने इस ईद को खुशियों के बजाय एक गम की ईद के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अशरफ वानी, बीरूत, लेबनान, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन युद्ध भूमि की हर रिपोर्ट, हर अपडेट आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।